नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था के एक ऐसे समंदर में गोता लगाने वाले हैं जहां लहरें कभी-कभी तूफान बन जाती हैं। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं खुली अर्थव्यवस्थाओं की, मतलब ओपन इकोनॉमीज की, और उन संकटों की जिनसे दुनिया ने और खासकर भारत ने बहुत कुछ सीखा है। और आज का हमारा ये विस्तृत विश्लेषण आधारित है संजीव वर्मा की किताब के चैप्टर 34 पर, जिसका नाम है लेसन्स फ्रॉम क्राइसिस इन ओपन इकोनॉमीज। ये चैप्टर यूपीएससी प्रीलिम्स और खासकर जीएस पेपर 3 मेंस के लिए मतलब कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, ये सब कोर कॉन्सेप्ट्स यहीं से जुड़े हैं। हाँ, तो आज की चर्चा से हमारे सुनने वालों को न सिर्फ परीक्षा के लिए मदद मिलेगी, बल्कि ये समझने में भी आसानी होगी कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं, कहाँ गलतियां हुई और भारत ने अतीत से क्या सबक सीखे। एग्जैक्टली। और हम कोशिश करेंगे कि ये समझें कि 80 और 90s के दशक में मेक्सिको, चिली, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और अर्जेंटीना जैसे देशों में जो एक के बाद एक आर्थिक संकट आए, वो क्यों आए? क्या सिर्फ अर्थव्यवस्था खोल देना ही काफी है या फिर कुछ और भी जरूरी है? तो ये एक लंबी, गहरी और ज्ञानवर्धक यात्रा होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी? हम अतीत के इन संकटों को आज क्यों देख रहे हैं? इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? बिल्कुल। देखिए, जब कोई देश, खासकर भारत जैसा विकासशील देश, अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलता है, मतलब ओपन इकोनॉमी बनता है, तो दो चीजें स्वाभाविक रूप से सामने आती हैं। एक है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, यानी आपकी मुद्रा कितनी आसानी से विदेशी मुद्रा में बदली जा सकती है। हाँ, और दूसरा? और दूसरा है मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट, यानी विनिमय दर, जो डॉलर या पाउंड का रेट है, वो बाजार की मांग और पूर्ति से तय हो, ना कि सरकार तय करे। ये दोनों चीजें, कन्वर्टिबिलिटी और मार्केट रेट, एक ही दिशा में जाने वाले कदम है। मतलब अर्थव्यवस्था को दुनिया से जोड़ने वाले कदम। सही कहा, लेकिन इन्हें बहुत धीरे धीरे, सावधानी से और सही समय देखकर लागू करना होता है। इसमें हड़बड़ी मतलब जल्दबाजी ठीक नहीं। बिल्कुल, जल्दबाजी महंगी पड़ सकती है। प्रिसाइसली। और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है जिसकी वजह से ये चैप्टर लिखा गया। क्या यही खुलापन, यही कन्वर्टिबिलिटी या ये मार्केट रेट्स 80 और 90 के दशक में मेक्सिको, चिली, दक्षिण पूर्व एशिया, एशिया और अर्जेंटीना जैसे देशों में आए संकटों के लिए जिम्मेदार थे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये देश तो अर्थव्यवस्था खोलने के कुछ समय बाद ही, मतलब फौरन ही संकट में फंस गए थे। तो शक तो इन्हीं चीजों पर जाएगा ना? हाँ, शुरू में ऐसा ही लगा था। कई लोगों ने कहा कि देखो, इकोनॉमी खोली और ये नतीजा हुआ। लेकिन अब इतने सालों के शोध और अनुभव के बाद ये माना जाता है कि सीधे तौर पर इन्हें जिम्मेदार ठहराना शायद ठीक नहीं है। अच्छा। तो फिर असली वजह क्या थी? अगर खुलापन जिम्मेदार नहीं था तो फिर क्या था? हाँ, अब ये आम सहमति है कि संकट की असली वजह ये चीजें नहीं, बल्कि कुछ और थीं। और वो वजह क्या थी, वही इस चैप्टर का निचोड़ है, वही सबक हैं जो हमें सीखने हैं। ठीक है, तो फिर उन असली गुनहगारों पर आते हैं। लेट्स डाइव डीपर। वो कौन से कारण थे जिन्होंने इन देशों को संकट में डाला? देखिए, स्टडीज बताती हैं कि करीब 6 मुख्य कारण सामने आते हैं और हम एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। पहला कारण था एक गलत कॉम्बिनेशन, मतलब इनअप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन। गलत कॉम्बिनेशन किस चीज का? एक्सचेंज रेट तय करने का तरीका और करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी का गलत मेल। मतलब आपने एक्सचेंज रेट को तो पेग्ड रखा हुआ है। पैक्ड मतलब सरकार या सेंट्रल बैंक ने फिक्स कर दिया, जैसे $1 बराबर 40 रुपए? हाँ बिल्कुल, सरकार ने रेट तय कर दिया, लेकिन साथ ही आपने करेंसी को लगभग पूरी तरह कन्वर्टेबल बना दिया। मतलब कोई भी आसानी से रुपए को डॉलर में या डॉलर को रुपए में बदल सकता है, खासकर कैपिटल अकाउंट पर। अच्छा, तो रेट फिक्स्ड पर करेंसी का आना जाना आसान। हाँ, और ये कॉम्बिनेशन टिक नहीं सकता। थाईलैंड और अर्जेंटीना, इन दोनों देशों में ये एक बड़ी वजह बना संकट का। तो ये कैसे टिक नहीं सकता, थोड़ा और समझाएंगे? देखिए, अगर रेट फिक्स्ड है तो सेंट्रल बैंक को उस रेट को बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर खरीदनी या बेचनी पड़ती है। अब अगर करेंसी फुली कन्वर्टेबल है
तो बहुत सारा पैसा तेजी से देश के अंदर आ भी सकता है और बाहर जा भी सकता है। हाँ, अगर बाजार को लगता है कि फिक्स्ड रेट सही नहीं है, मान लीजिए आपकी करेंसी ओवरवैल्यूड है, तो सब लोग अपनी लोकल करेंसी बेचकर डॉलर खरीदना चाहेंगे। अब क्योंकि कन्वर्टिबिलिटी है, वो ऐसा कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक को डॉलर बेचने पड़ेंगे रेट बनाए रखने के लिए। और अगर बहुत ज्यादा लोग डॉलर मांगने लगे तो सेंट्रल बैंक के डॉलर खत्म हो जाएंगे, रिजर्व खत्म, और फिर आपको मजबूरन अपनी करेंसी की वैल्यू गिरानी पड़ेगी, डिवैल्यूएशन, या रेट को फ्लोटिंग करना पड़ेगा। यही हुआ। तो सोचिए, आपने गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को तो लॉक कर दिया, पेग्ड रेट, लेकिन एक्सेलरेटर को पूरी तरह दबाने की आज़ादी दे दी, फुल कन्वर्टिबिलिटी। हाँ, ये बढ़िया एनालॉजी है। स्टीयरिंग लॉक और फुल स्पीड, एक्सीडेंट तो होना ही था। बिल्कुल। तो पहला सबक यहीं से निकलता है, जिसे हम बाद में फिर दोहराएंगे। अगर फुल कन्वर्टिबिलिटी रखनी है, खासकर कैपिटल अकाउंट पर, तो एक्सचेंज रेट मार्केट डिटरमाइंड होना चाहिए, मतलब फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लोट। फिक्स्ड रेट के साथ फुल कन्वर्टिबिलिटी, ये कॉम्बिनेशन खतरनाक है। ठीक है, ये पहला कारण समझ आया, गलत कॉम्बिनेशन। अब दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था जल्दबाजी में अर्थव्यवस्था को खोलना, खासकर कैपिटल अकाउंट को। मतलब विदेशी पूंजी के आने जाने के दरवाजे बहुत तेजी से खोल दिए गए। इसमें क्या दिक्कत है? विदेशी निवेश आना तो अच्छी बात है ना? हाँ, आना अच्छी बात है, पर ये देखना पड़ता है कि किस तरह का निवेश आ रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन्होंने बिना सोचे समझे हर तरह के विदेशी निवेश इनफ्लोस को आने दिया। हर तरह के मतलब ये नहीं देखा कि पैसा शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है या लॉन्ग टर्म के लिए, उसका मकसद क्या है। क्या वो फैक्ट्री लगाने आ रहा है, जिसे एफडीआई कहते हैं, या सिर्फ शेयर बाजार में सट्टा लगाने, जिसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या हॉट मनी कहते हैं। अच्छा, हॉट मनी, ये शब्द सुना, ये खतरनाक होती है। हाँ, हॉट मनी या शॉर्ट टर्म डेट इनफ्लोज बहुत अस्थिर होते हैं। ये पैसा ब्याज दरों या थोड़े से मुनाफे के लालच में तेजी से आता है, और जैसे ही माहौल थोड़ा गड़बड़ लगता है या कहीं और ज्यादा मुनाफा दिखता है, ये उतनी ही तेजी से देश से बाहर निकल जाता है। ओह, तो ये आया और गया वाला हिसाब है। इससे तो अस्थिरता बढ़ेगी। बहुत ज्यादा। और यही हुआ एसी एशिया में। भारी मात्रा में शॉर्ट टर्म पैसा आया, जिसने वहां एसिड बबल्स जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट में फुला दिए, और जब संकट का पहला संकेत मिला, ये पैसा एकदम से बाहर भागा, जिससे करेंसी पर भारी दबाव पड़ा और संकट गहरा गया। तो दूसरा सबक, कैपिटल अकाउंट को धीरे धीरे सावधानी से खोलना चाहिए, और खासकर शॉर्ट टर्म फ्लो पर नजर रखनी चाहिए। दरवाजा खोलना है, पर यह पूछना भी है कि कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है और कितनी देर रुकेगा। बिल्कुल सही, दरवाजे पर एक चौकीदार तो होना ही चाहिए। ये हो गया दूसरा कारण, जल्दबाजी। अब तीसरा कारण जुड़ा है निगरानी की कमी से, एब्सेंस ऑफ मॉनिटरिंग। मतलब अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं, उन पर नजर ही नहीं रखी गई। हेल्थ इंडिकेटर्स जैसे CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी चालू खाता घाटा, और DSR, डेट सर्विस रेशियो, यानी ऋण सेवा अनुपात। CAD और DSR, ये शब्द सुने तो हैं, पर आम भाषा में इनका मतलब क्या है? बिल्कुल। CAD यानी करंट अकाउंट डेफिसिट, आसान भाषा में समझें तो देश की विदेशी मुद्रा में होने वाली कमाई और खर्चे का अंतर है। अगर हम विदेशों से सामान और सेवाएं ज्यादा खरीद रहे हैं, इंपोर्ट, और उन्हें बेच कम रहे हैं, एक्सपोर्ट, तो हमें विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। ये घाटा दिखाता है कि हम अपनी विदेशी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अगर कैट ज्यादा है तो ये चिंता की बात है। हाँ, अगर ये लगातार बहुत ज्यादा है और इसे फिनेंस करने के लिए हमें उधार लेना पड़ रहा है या अस्थिर पैसा आ रहा है, तो ये चिंता की बात है। ये दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बाहरी दुनिया पर कितनी निर्भर है। ठीक है, और DSR क्या था? डेट सर्विस रेशियो। DSR यानी डेट सर्विस रेशियो, ये बताता है कि हमारी एक साल की विदेशी मुद्रा की कमाई, एक्सपोर्ट्स वगैरह से, का कितना प्रतिशत हिस्सा पुराने कर्जों का ब्याज और मूलधन चुकाने में जा रहा है। ओह, तो अगर DSR बहुत ज्यादा है, मतलब हमारी ज्यादातर विदेशी कमाई कर्ज चुकाने में ही चली जा रही है। एग्जैक्टली। तो फिर नए विकास के कामों के लिए या जरूरी इंपोर्ट के लिए पैसा कम बचेगा। DSR का बहुत ज्यादा होना दिखाता है कि देश कर्ज के जाल में फंस सकता है। समझ गया। तो CAD और DSR, ये दोनों बहुत जरूरी इंडिकेटर हैं। हाँ, ये देश की बाहरी आर्थिक सेहत के थर्मोमीटर और ब्लड प्रेशर रिपोर्ट जैसे हैं। लेकिन संकटग्रस्त देशों में,
खासकर दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया और मेक्सिको में इन बढ़ते हुए CAD और DSR लेवल्स पर कोई खास निगरानी नहीं रखी गई, उन्हें नजरअंदाज किया गया। मतलब बीमारी के लक्षण दिख रहे थे पर डॉक्टर के पास नहीं गए। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो तीसरा सबक हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, खासकर CAD और DSR जैसे बाहरी संकेतकों पर लगातार कड़ी नजर रखनी होगी। इन्हें इग्नोर करना खतरनाक है। बिल्कुल, CAD और DSR नोट कर लिया। ये था तीसरा कारण, निगरानी की कमी। चौथा कारण क्या था? इसे भी ये था शॉर्ट टर्म इनफ्लोज पर खास तौर पर निगरानी की कमी, लैक ऑफ ओवरसाइट ऑन शॉर्ट टर्म इनफ्लोज। अर्जेंटीना में ये खास तौर पर देखा गया। मतलब वो हॉट मनी वाला पॉइंट। हाँ, ऐसी एशिया में तो ये था ही, पर अर्जेंटीना में भी जो शॉर्ट टर्म पैसा आ रहा था उस पर और उसके उद्देश्य पर, मतलब वो पैसा किस काम में लग रहा है, इस पर कोई निगरानी नहीं थी। वो पैसा आया, स्पेकुलेशन में लगा और फिर निकल गया, सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तो ये निगरानी सिर्फ आने वाले पैसे की मात्रा पर नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति, नेचर और उसके इस्तेमाल, एंड यूज पर भी होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही। चौथा सबक यही है, शॉर्ट टर्म फ्लोज की न सिर्फ मात्रा बल्कि उनके नेचर और डेस्टिनेशन पर भी कड़ी नजर जरूरी है। ठीक है, 4 कारण हो गए। गलत कॉम्बिनेशन, जल्दबाजी, CADSR की अनदेखी और शॉर्ट टर्म फ्लोज पर निगरानी की कमी। 5वां कारण क्या था? 5वां कारण एक बहुत बड़ी, मतलब तकनीकी रूप से बहुत बड़ी गलती थी, फंड्स का गलत इस्तेमाल। यूटिलाइजिंग शॉर्ट टर्म इनफ्लोज फॉर लॉन्ग टर्म यूजेस। शॉर्ट टर्म पैसा और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल, ये कैसे? थाईलैंड में ऐसा बड़े पैमाने पर हुआ। बैंकों और फाइनेंस कंपनियों ने विदेशों से शॉर्ट टर्म लोन लिए, मान लीजिए 1 साल या उससे भी कम के लिए। सस्ता मिल रहा था तो ले लिया। हाँ, फिर उस पैसे को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगा दिया, जैसे रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिन्हें पूरा होने में और उनसे रिटर्न आने में 5-10 साल या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। अरे, ये तो गड़बड़ है। 1 साल में पुराना लोन चुकाना है और पैसा फंसा है 10 साल वाले प्रोजेक्ट में। एग्जैक्टली। इसे कहते हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच। आपकी देनदारी शॉर्ट टर्म की है, लेकिन आपकी संपत्ति लॉन्ग टर्म की। जब शॉर्ट टर्म लोन चुकाने का टाइम आया तो पैसा था ही नहीं, क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में लगा था। वो क्रेडिट कार्ड से उधार लेकर घर खरीदने वाली बात हो गई। हाँ, बिल्कुल वही एनालॉजी यहाँ फिट बैठती है। इससे पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चरमरा गया, बैंक डिफॉल्ट करने लगे। ये एक बहुत बड़ा कारण था थाई संकट का। तो 5वां सबक, शॉर्ट टर्म फंड्स को लॉन्ग टर्म यूज में लगाने से बचना चाहिए। एसेट लायबिलिटी मिसमैच से हर हाल में बचना है। एसेट लायबिलिटी मिसमैच, ये टर्म याद रखना होगा, बहुत महत्वपूर्ण। अब आते हैं छठे और आखिरी कारण पर। वो क्या था? छठा कारण था जरूरत से ज्यादा निवेश, ओवर इन्वेस्टमेंट और बैंकों द्वारा खराब लेंडिंग, जिसमें सावधानी के नियमों का पालन नहीं किया गया। एब्सेंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स इन लेंडिंग। ओवर इन्वेस्टमेंट मतलब जरूरत से ज्यादा फैक्ट्रियां लग गई। हाँ, खासकर दक्षिण कोरिया में ये हुआ। वहाँ के बड़े औद्योगिक समूहों, जिन्हें चैबोल्स कहते हैं, ने जोश जोश में जरूरत से ज्यादा कैपेसिटी बना ली कई सेक्टर्स में। बैंकों ने भी उन्हें आंख बंद करके कर्ज दिया। और ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या बला है? एब्सेंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स बैंकिंग के वो बुनियादी सावधानी वाले नियम कानून होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि बैंक ठीक से काम करें और डूबे नहीं। जैसे किसी को लोन देने से पहले उसकी चुकाने की क्षमता, क्रेडिट वर्दीनेस को ठीक से जांचना, लोन के बदले पर्याप्त सिक्योरिटी, कोलैटरल रखना, अपने रिस्क को मैनेज करना, अपने पास नुकसान झेलने के लिए पर्याप्त पूंजी, कैपिटल एडिक्वेसी रखना, ये सब। अच्छा, मतलब बैंकिंग के सेफ्टी रूल्स। हाँ, लेकिन संकट से पहले खासकर दक्षिण कोरिया और कुछ हद तक एसी एशिया में भी इन प्रूडेंशियल नॉर्म्स की, आप कह सकते हैं, धज्जियां उड़ा दी गई। बैंकों ने बिना सोचे समझे, बिना जोखिम का ठीक से आकलन किए खूब कर्ज बांटे, खासकर रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन के लिए। तो जब बबल फटा तो बैंक भी डूब गए होंगे। बिल्कुल। जब इकोनॉमी लड़खड़ाई तो वो सारे लोन NPAs बन गए, बैंकों का भट्ठा बैठ गया। तो छठा सबक क्या है कि ओवर इन्वेस्टमेंट से बचना है और बैंकों को प्रूडेंशियल नॉर्म्स का सख्ती से पालन करना ही होगा। प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी और लेंडिंग की क्वालिटी से समझौता नहीं किया जा सकता। वाह, तो ये थे वो 6 असली गुनाहगार। गलत कॉम्बिनेशन, जल्दबाजी, निगरानी की कमी, हॉट मनी पर नजर न रखना, एसेट लायबिलिटी मिसमैच और खराब बैंकिंग। ये तो मतलब गलतियों का एक पूरा पैटर्न दिखता है। शॉर्ट टर्म सोच, निगरानी की कमी, बुनियादी सिद्धांतों की अनदेखी। हाँ, बिल्कुल। ये संकट किसी एक कारण से नहीं
बल्कि इन सब वजहों के मिलने से पैदा हुए थे। तो इन भयानक संकटों से, इन गलतियों से दुनिया ने और खासकर भारत जैसे देश ने क्या मुख्य सबक सीखे? व्हाट आर द की फंडामेंटल्स टू ओपननेस जो हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए? बिल्कुल, इन संकटों ने कुछ सुनहरे नियम सिखाए हैं जिन्हें कोई भी खुली अर्थव्यवस्था नजरअंदाज नहीं कर सकती। इन्हें हम 4 मुख्य फंडामेंटल्स में बांट सकते हैं। ठीक है, बताइए पहला सबक क्या है? पहला और शायद सबसे अहम सबक जो हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर आप फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, खासकर कैपिटल अकाउंट पर, तो एक्सचेंज रेट मार्केट डिटरमाइंड ही होना चाहिए। पैक्ड रेट और फुल कन्वर्टेबिलिटी का कॉम्बिनेशन टिकाऊ नहीं है। नो मिक्स एंड मैच, राइट? स्टीयरिंग लॉक करके रेस नहीं लगानी है। पहला सबक क्लियर है? दूसरा सबक जुड़ा है विदेशी पूंजी के प्रवाह यानी इनफ्लोज से। सभी तरह के इनफ्लोज, चाहे वो एफटीआई हो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो या लोन, उनका नेचर क्या है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? उनका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या वो उत्पादक निवेश में जा रहे हैं या स्पेकुलेशन में? और वो किस सेक्टर में जा रहे हैं, डेस्टिनेशन सेक्टर? इन सब पर रेगुलेशन, मतलब सख्त नियम लगाकर रोकना, शायद उतना कारगर ना हो जितना ओवरसाइट यानी गहरी निगरानी रखना जरूरी है। ओवरसाइट और रेगुलेशन में क्या फर्क है? रेगुलेशन मतलब आप नियम बनाकर कुछ चीजों को रोकते हैं या सीमाएं तय करते हैं। ओवरसाइट मतलब आप चीजों को होने देते हैं पर उन पर कड़ी नजर रखते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ताकि अगर कहीं कुछ गड़बड़ दिखे तो समय पर कदम उठा सकें। तो जरूरत ओवरसाइट की ज्यादा है। समझ गया, मतलब आने दो पर देखो कि क्या आ रहा है और कहाँ जा रहा है। हाँ, और इसी के साथ कैड और डीएसआर के स्तर पर भी लगातार कड़ी नजर रखनी होगी। वो हमारे वार्निंग सिग्नल्स हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करना है। ये हुआ दूसरा फंडामेंटल। ठीक है, पहला कन्वर्टेबिलिटी और एक्सचेंज रेट का सही मेल, दूसरा इनफ्लोज और सीएडीएसआर पर कड़ी ओवरसाइट। तीसरा सबक क्या है? तीसरा सबक जुड़ा है निवेश की क्वालिटी और बैंकिंग की सेहत से। किसी भी प्रोजेक्ट की कमर्शियल और फाइनेंशियल वायबिलिटी से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। मतलब ये देखना जरूरी है कि क्या प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से टिकाऊ है, क्या वो पैसा कमाएगा, और साथ ही बैंकों के प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ लेंडिंग से भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हाँ, वो जो हमने छठे कारण में डिस्कस किया था, बैंक ढंग से लोन दें, प्रोजेक्ट्स ढंग के हों। बिल्कुल, ये अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत रखता है। ये तीसरा सबक है। ओके, और चौथा फंडामेंटल? चौथा सबक है एक मजबूत और लचीला फाइनेंशियल सेक्टर। रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर का होना अनिवार्य है। ऐसा सेक्टर जिसमें जोखिम को समझने की क्षमता हो, उसे मैनेज करने के, कम करने के उपाय, रिस्क मिटिगेंस हो। जैसे बेहतर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स, ट्रांसपेरेंसी और सबसे जरूरी बैंकों के पास पर्याप्त अपनी पूंजी हो, जिसे कैपिटल एडिक्वेसी कहते हैं, ताकि अगर कुछ लोन खराब भी हो जाए तो बैंक उस नुकसान को झेल सकें, डूबे नहीं। एक मजबूत फाइनेंशियल सेक्टर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। सही बात है। तो ये 4 सबक हो गए। 1. कन्वर्टिबिलिटी रेट का मेल, 2. इनफ्लोज और सीएडीएस पर ओवरसाइट, 3. प्रोजेक्ट वायबिलिटी और प्रूडेंशियल नॉर्म्स, और 4. मजबूत फाइनेंशियल सेक्टर। ये तो खुली अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से सेफ्टी मैनुअल बन गया, लिखने पर मजबूर किया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, इतने संकट, इतनी गलतियां, तो क्या इन सबकों का मतलब ये है कि हमें वापस बंद अर्थव्यवस्था बन जाना चाहिए? क्या खुलापन ही गलत दिशा थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद यही इन सब संकटों से सीखा गया सबसे बड़ा सबक है। देखिए, इन संकटों के बावजूद, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया के देश हो, दक्षिण कोरिया हो, रूस हो जो 1998 में संकट में आया, चिली हो, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ये सभी देश वापस पटरी पर लौटे। दे बाउंस्ड बैक। अच्छा, मतलब वो दोबारा खड़े हो गए? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, सुधार किए और फिर से विदेशी निवेश आकर्षित किया और ग्रोथ और इनकम बढ़ाने के रास्ते पर आगे बढ़े। हाँ, बीच में 2008 की वैश्विक मंदी, ग्लोबल क्राइसिस आई, जिसमें उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, लेकिन उसके बाद भी वो खुलेपन को लेकर अब शायद पहले से भी ज्यादा एग्रेसिव हैं। ये तो वाकई दिलचस्प बात है। मतलब संकट के बाद भी उन्होंने रास्ता नहीं बदला, बल्कि उसे और मजबूती से अपनाया। एग्जैक्टली। तो मुद्दा खुलेपन या ओपननेस के फंडामेंटल्स पर सवाल उठाना नहीं है। वो फंडामेंटल्स तो सही हैं। व्यापार बढ़ता है, निवेश आता है, टेक्नोलॉजी आती है, कंपटीशन बढ़ता है, एफिशिएंसी आती है। भविष्य खुली अर्थव्यवस्था का ही है। तो फिर सबक क्या है? सबक ये है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना है।
हमें ये समझना है कि अर्थव्यवस्था को खोलने का एक तरीका है, एक सलीका है। हमें अपने सिस्टम में वो ज़रूरी चेक्स एंड बैलेंसेस, वो रोक और संतुलन लगाने हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, और फिर पूरी ईमानदारी से खुलेपन की राह पर चलना है, दुनिया में अपनी खास जगह बनाते हुए। और क्या भारत सरकार अभी यही कर रही है? क्या भारत इन सबकों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है? हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली भारत ठीक यही कर रहा है। आप देखिए 1991 के बाद हमने अपनी अर्थव्यवस्था खोली, लेकिन बहुत सावधानी से, धीरे धीरे। खासकर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के मामले में हम आज भी पूरी तरह कन्वर्टेबल नहीं है और बहुत सोच समझकर कदम बढ़ा रहे हैं। हाँ, तारापुर कमेटी की रिपोर्ट्स वगैरह इसी से जुड़ी थी। सही कहा। इसी तरह एक्सचेंज रेट को हमने पेग्ड से हटाकर मार्केट डिटरमाइंड मैनेज्ड फ्लोट किया, जो फुल कन्वर्टिबिलिटी की दिशा में सही कदम है। बैंकिंग सेक्टर में प्रूडेंशियल नॉर्म्स को मजबूत किया गया है, बेसल नॉर्म्स लागू किए गए हैं, सीएडी और डीएसआर पर आरबीआई और सरकार की कड़ी नजर रहती है। तो भारत एक तरह से वो सारे सबक अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है जो दुनिया ने महंगे दाम पर सीखे। हाँ, हालांकि अक्सर चीन को खुली अर्थव्यवस्था का लीडर कहा जाता है, लेकिन अगर आप एक्सचेंज रेट के मार्केट डिटरमाइंड होने, भले ही वो मैनेज्ड हो, और करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की तरफ बढ़ने की बात करें, तो इन दोनों पैमानों पर असल में भारत चीन से आगे खड़ा है। चीन का युआन अभी भी काफी हद तक कंट्रोल्ड है। ओह, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो भारत सावधानी से सोच समझकर आगे बढ़ रहा है। हाँ, और यही सही तरीका है, ग्रेजुअलिज्म, धीरे धीरे मजबूती के साथ। बहुत बढ़िया। ये पूरी चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। हमने संकटों के कारणों को समझा, उनसे मिले सबकों को जाना और भारत के रास्ते को भी देखा। अब अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा का सार निकालना चाहें, तो हमारे सुनने वालों के लिए मुख्य निष्कर्ष या की टेकअवेज क्या होंगे? हाँ, जरूर। इसे हम कुछ पॉइंट्स में समेटने की कोशिश करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था या ओपननेस अपने आप में संकट का कारण नहीं है, बल्कि उसे लागू करने का तरीका, नीतियां और निगरानी की कमी असल वजह है। ठीक है। दूसरा, पेग्ड एक्सचेंज रेट और फुल करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, खासकर कैपिटल अकाउंट पर, एक साथ नहीं चल सकते। ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अगर फुल कन्वर्टिबिलिटी की तरफ बढ़ना है तो एक्सचेंज रेट का मार्केट डिटरमाइंड होना जरूरी है। तीसरा निष्कर्ष, अर्थव्यवस्था को, खासकर कैपिटल अकाउंट को, धीरे धीरे और सावधानी से खोलना चाहिए। जल्दबाजी महंगी पड़ सकती है। चौथा, सभी तरह के विदेशी निवेश, खासकर शॉर्ट टर्म इनफ्लोज यानी हॉट मनी पर कड़ी निगरानी जरूरी है, उनकी मात्रा, प्रकृति और इस्तेमाल पर। साथ ही सीएडी और डीएसआर लेवल्स पर लगातार नजर रखना अनिवार्य है। ये हमारे डैशबोर्ड के रेड सिग्नल्स हैं। बिल्कुल। पांचवा पॉइंट, शॉर्ट टर्म फंड्स को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है। एसेट लायबिलिटी मिसमैच से हर हाल में बचना है। छठा, मजबूत बैंकिंग नियम यानी प्रूडेंशियल नॉर्म्स और प्रोजेक्ट्स की कमर्शियल और फाइनेंशियल वायबिलिटी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इनसे समझौता नहीं किया जा सकता। और सातवां, एक मजबूत, लचीला और जोखिम जागरूक फाइनेंशियल सेक्टर, रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर विद रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल एडिक्वेसी, किसी भी खुली अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और आखिरी, आठवां पॉइंट, आठवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण, संकटों से सीखना और सुधार करना महत्वपूर्ण है। वापस बंद अर्थव्यवस्था बन जाना कोई समाधान नहीं है। भविष्य खुलेपन का ही है, बस उसे सावधानी और समझदारी से अपनाना है। और भारत इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बहुत खूब, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा संजीव वर्मा की किताब के चैप्टर 34 लेसन्स फ्रॉम क्राइसिस इन ओपन इकोनॉमीज पर। उम्मीद है आपको खुली अर्थव्यवस्थाओं के उतार चढ़ाव, उनके पीछे के कारण और उनसे सीखे गए सबकों की एक गहरी समझ मिली होगी। और याद रखिए, ये सबक सिर्फ यूपीएससी की परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो हमारा पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट हो या देश की नीतियां, जोखिम का प्रबंधन, कॉशन और लगातार सीखते रहना, कंटिन्यूअस लर्निंग हमेशा काम आता है। बिल्कुल सही कहा। इस चर्चा को अगर जरूरत लगे तो एक बार और सुनने की कोशिश करें। शायद स्पीड कम करके सुने, अपने नोट्स बनाएं। ये कॉन्सेप्ट्स, ये एनालॉजीज, ये कारण और सबक आपके जीएस पेपर 3 के उत्तरों में वो गहराई और विश्लेषण लाएंगे जो परीक्षक ढूंढ रहा होता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर एन एस्पिरेंट? इसका मतलब है बेहतर विश्लेषण, बेहतर समझ और अंततः बेहतर अंक। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि अर्थव्यवस्था कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर उसे सही तरीके से लॉजिकली समझा जाए। बिल्कुल। तो हार मत मानिए, लगे रहिए। यूपीएससी की ये यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।
हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखिए, अपने ज्ञान को गहरा बनाइए और आप जरूर अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। अब एक आखिरी विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। जैसे देशों ने संकटों से सीखा, क्या हम व्यक्तिगत स्तर पर अपनी आर्थिक गलतियों से सीखते हैं और अपनी पर्सनल प्रूडेंशियल नॉर्म्स बनाते हैं? सोचिएगा जरूर। बहुत अच्छा पॉइंट। और हाँ, अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण, ये गहन चर्चा पसंद आई, तो हमारे सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। कमेंट्स में अपने सवाल, अपने सुझाव या आप अगला कौन सा टॉपिक सुनना चाहेंगे, वो हमें बताएं। और सबसे जरूरी, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आप हमारी कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा मिस ना करें। आपके सवाल और फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के ऐसे ही गहन विश्लेषण के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद।